brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। केला एक फल है, कभी कभार इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी किया जाता है। कुल जमा बात यह कि केला खाने की वस्तु है, लेकिन एक समय यही केला सेंट्रल अमेरिका के कई देशों में सरकार बना और गिरा भी रहा था। इस भौकाली की कहानी क्या है, आज आपको बताएंगे। साल 1871 की बात है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 23 साल का एक नौजवान रहता था, नाम कीथ माइनर। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक एनिमल फार्म की जिम्मेदारी मिली। कीथ को इस काम में मजा नहीं आ रहा था, उसकी नियति कुछ और ही थी। तभी एक दिन उसके चाचा हेनरी मिक्स की एक चिट्ठी आई। चाचा ने कीथ को एक ऑफर दिया था। दरअसल हेनरी मिक्स को कोस्टा रिका के जंगलों में रेल लाइन बिछाने का ठेका मिला था। उन्हें कुछ भरोसेमंद लोगों की दरकार थी, इसलिए उन्होंने कीथ को मदद के लिए बुलाया। कीथ के कोस्टा रिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद चाचा की मौत हो गई। इसके बाद पूरा भार उसके ऊपर आ गया। शुरुआती चरण में हजारों की संख्या में मजदूर भी मारे गए थे। कीथ ने इसके दो रास्ते निकाले। उसने जमैका से मजदूर बुलाए। ये लोग कोस्टा रिका की जलवायु से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी समस्या उन्हें पौष्टिक खाना खिलाने से जुड़ी थी। इसके लिए उसने पटरियों के आजू बाजू केले के पेड़ लगाने शुरू किए। केले की फसल बहुत जल्दी पक जाती थी, ये पौष्टिक भी था और इसमें बहुत खर्चा भी नहीं आता था। दोनों समस्या सुलझी थी कि कीथ के सामने एक तीसरी समस्या आकर खड़ी हो गई। पता चला कि कोस्टा रिका सरकार का खजाना खाली हो चुका है। इसके बाद कीथ इंग्लैंड गया। वो वहां से पैसे लेकर आया बतौर कर्ज। कीथ ने कोस्टा रिका सरकार के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं बिना पैसे के रेल लाइन बिछाऊंगा, बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? 99 साल की लीज पर रेल लाइन के इस्तेमाल की इजाजत, लिमोन पोर्ट का नियंत्रण और खेती के लिए पटरियों के इर्द गिर्द बसी 8 लाख एकड़ जमीन। सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सभी शर्तों को मान लिया। 1890 में रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया। इसके बाद कीथ माइनर ने कॉफी का निर्यात चालू किया, लेकिन उसे अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा था। तब उसका ध्यान केले की तरफ गया। केला उस समय अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक लग्जरी वाला फल था, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। कीथ की कंपनी ने पूरा फोकस केले की खेती और उसके निर्यात पर लगा दिया। उन्हें इस काम में फायदा भी मिल रहा था, लेकिन उन्हें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं पता था। तब कीथ ने बॉस्टन फ्रूट कंपनी के एंड्रयू प्रिस्टन की मदद ली। फिर मार्च 1899 में कीथ और एंड्रयू ने मिलकर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की स्थापना की। इसका काम चल निकला। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। कंपनी ने सेंट्रल अमेरिका के अलग अलग देशों में केले की खेती के लिए जमीन कब्जाई। इसके बहाने वो उन देशों की आंतरिक राजनीति में भी दखल देने लगी। जो कोई उनके रास्ते में आया, भले ही वो कोई सरकार ही क्यों ना हो, उन्हें रास्ते से उठाकर बाहर कर दिया। इसके दो बड़े उदाहरण होंडुरास और ग्वाटेमाला थे। साल 1910 होंडुरास। मैनुअल बोनिया उस समय तक पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे। 3 साल पहले ही उन्हें गद्दी से उतार दिया गया था। उन्हें निर्वासन में रहना पड़ रहा था। हालांकि उन्होंने कुर्सी दोबारा पाने का सपना छोड़ा नहीं था। दिसंबर 1910 में वो वापस लौटे, हथियारबंद सैनिकों की टुकड़ी के साथ। 1911 की शुरुआत तक उन्होंने कुर्सी हासिल कर ली। बोनिया के पीछे एक शक्तिशाली कंपनी खड़ी थी, कुयामेल फ्रूट कंपनी। होंडुरास ने कंपनी के व्यापार पर 2% का टैक्स लगा दिया था। इससे नाराज कंपनी ने तख्तापलट की फंडिंग की। फरवरी 1911 में बोनिया ने होंडुरास में सरकार बना ली। कुयामेल फ्रूट कंपनी को बाद में यूनाइटेड फ्रूट ने खरीद लिया। कंपनी के मालिक सैम जमूरी बाद में यूनाइटेड फ्रंट के मुखिया बने। होंडुरास के बाद ग्वाटेमाला की कहानी सुन लेते हैं। साल 1954 की बात है। ग्वाटेमाला में जकाबो अरबेंस राष्ट्रपति चुने गए। उस समय यूनाइटेड फ्रूट कंपनी एकाधिकार चला रही थी। स्थानीय किसानों के पास जमीन की भारी कमी थी। अरबेंस ने इस समस्या से निपटने का एक रास्ता निकाला। वो एक कृषि सुधार लेकर आए। इसके तहत कंपनी के कब्जे वाली जमीन को किसानों में बांटा जाने लगा। कंपनी इससे नाराज हो गई। उसने इसकी शिकायत अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर से की। यूनाइटेड फ्रूट में राष्ट्रपति और सरकार के कई लोगों का शेयर था। राष्ट्रपति ने CIA को काम पर लगाया। अरबेंस सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। CIA ने पैसे देकर होंडुरास से लड़ाके बुलाए और उन्हें अरबेंस के खिलाफ लड़ाई के लिए उकसाया। चौतरफा गिरे राष्ट्रपति अरबेंस ने इस्तीफा दे दिया। तब ग्वाटेमाला में कठपुतली सरकार बिठाई गई, जो अंतिम समय तक यूनाइटेड फ्रूट के इशारे पर नाचती रही।
यूनाइटेड फ्रूट के कारनामे यहीं पर खत्म नहीं होते। जब तक ये कंपनी चली, उसने सेंट्रल अमेरिका में तख्ता पलट, विद्रोह और हिंसा का खेल जारी रखा, और ये सब खेल केले के नाम पर हो रहा था। दिग्गज पत्रकार पीटर चैपमैन ने अपनी किताब बनानाज हाउ द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी शेप्ड द वर्ल्ड में लिखा, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने केले के नाम पर जितने तख्ता पलट करवाए, उतना तो तेल के नाम पर भी नहीं हुआ। तो आज के दिन केले की ये चर्चा क्यों? तुर्की में इस समय लगभग 36 लाख सीरियन शरणार्थी रह रहे हैं। वे 10 सालों से चल रहे सिविल वॉर से भागकर आए हैं। जैसे जैसे शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके खिलाफ माहौल भी बन रहा है। तुर्की के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये शरणार्थी उनकी नौकरी और उनके संसाधन हड़प रहे हैं। कई दक्षिणपंथी नेताओं ने तो शरणार्थियों को बाहर निकालने की मुहिम भी चलाई हुई है। पिछले हफ्ते इस माहौल में अचानक से उबाल आ गया। इसकी वजह बना एक वीडियो। दरअसल एक सीरियन महिला इस्तांबुल के एक बाजार में केले खरीद रही थी। इसी दौरान उसकी कुछ स्थानीय लोगों से बहस हो गई। वो महिला शरणार्थियों का बचाव कर रही थी। वहीं तुर्क लोगों का कहना था कि अफगान और सीरियन शरणार्थी उनकी नौकरी छीन रहे हैं। एक व्यक्ति ने शिकायती लहजे में कहा, तुम यहाँ आराम से रह रही हो, तुम लोग किलो के किलो केले खरीद रहे हो, जबकि मैं एक केला तक नहीं खा पा रहा हूँ। इस बहस का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तुर्की में इन दिनों महंगाई चरम पर है। लीरा का मूल्य लगातार नीचे गिर रहा है। बुनियादी चीजों की कमी है। ऐसे में शरणार्थी संकट उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इसकी नकल शुरू कर दी। तुर्की में टिकटॉक पर बनाना चैलेंज शुरू हो गया। सीरियन शरणार्थियों ने केले खाने का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालना शुरू किया। कुछ बनाना फिल्टर्स का इस्तेमाल करने लगे। कईयों ने केले को लेकर मीम भी बनाए। लेकिन जब एक फोटो लिमिट से बाहर निकल गई, इसमें तुर्की के झंडे को फोटोशॉप करके केले की तस्वीर लगा दी गई थी। दक्षिणपंथी विक्ट्री पार्टी इसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। उसने आरोप लगाया कि सीरियन शरणार्थी तुर्की के झंडे का अपमान कर रहे हैं। वे तुर्की के लोगों और उनके आर्थिक हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर इसका विरोध होना शुरू हुआ। पिछले हफ्ते टर्किश अधिकारियों ने केले खाने का वीडियो बनाने के लिए 11 सीरियन शरणार्थियों को गिरफ्तार कर लिया। 31 अक्टूबर को इस्तांबुल पुलिस ने एक सीरियन पत्रकार माजिद शमा को अरेस्ट कर लिया। माजिद ने एक फनी वीडियो बनाया था जिसमें वो लोगों से केले खाने के अनुभव के बारे में पूछ रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ अब क्या होगा? टर्किश अधिकारी उनके कागजात की जांच कर रहे हैं। कुल 7 लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। उन्हें कहां भेजा जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून शरणार्थियों को उस जगह पर भेजे जाने से रोकता है जहां उनके साथ कुछ गलत होने का खतरा हो। सीरिया में इस समय भी सिविल वॉर चल रहा है। ऐसे में उन्हें वापस सीरिया नहीं भेजा जा सकता है। तुर्की और क्या कर रहा है? तुर्की ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी बढ़ा दी है। वो ऐसे सभी वीडियोस और पोस्ट हटवाने की तैयारी में है जिनमें टर्किश लोगों को चिढ़ाया जा रहा हो। साथ ही इन्हें पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है। इन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तुर्की से डिपोर्ट किए जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि केले को लेकर कोई इतना भावुक कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी बात को हंसी में भी उड़ाया जा सकता था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद बनाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन क्या है ना कि इतिहास खुद को अक्सर दोहराता रहता है। अतीत में भी ऐसे ही विचित्र मुद्दों पर देशों में झगड़े भी हो चुके हैं। कब, कहां, क्यों और कैसे, कुछ उदाहरणों से आपको समझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम, जहां आपको सिनेमा, समाज, साहित्य, राजनीति, इतिहास समेत कई और विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स मतलब बोलने वाली किताबें। आप इन्हें कभी खाना बनाते हुए, तो कभी जॉगिंग करते हुए या बाकी दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। इस दिवाली कुकू एफएम आपके अनुभव को और शानदार बनाने वाला है। दिवाली वाले हफ्ते में 50% की भारी छूट मिल रही है, यानी 1 नवंबर से 7 नवंबर 2021 तक। करना बस इतना है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते टाइम दिवाली 50 का कोड डालना है। तो मिलकर मनाइए ये दिवाली किताबों वाली। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सूचना समाप्त, अब चलते हैं आगे। अब वो कहानियां सुनिए जब छोटी मोटी वजहों से देशों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पहली कहानी अक्टूबर 1925 की है। ग्रीस बुल्गारिया की सीमा। बाल्कन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच भारी तनाव का माहौल था। वहां दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे। एक ग्रीक सैनिक के पास एक कुत्ता था। एक दिन वो कुत्ता बॉर्डर पार कर बुल्गारिया की सीमा में घुस गया। ग्रीक सैनिक उसके पीछे भागा। इसी चक्कर में वो बॉर्डर का ध्यान रखना भूल गया। जैसे ही उसने सीमा पार की, बुल्गारिया की तरफ से गोली चली। ग्रीक सैनिक वहीं पर ढेर हो गया।
बुल्गारिया ने इस घटना के लिए माफी मांगी। उसने जांच के लिए कमीशन बनाने की पेशकश भी की, लेकिन ग्रीस में सैन्य सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। उसने आधिकारिक माफी के साथ साथ भारी जुर्माना भी मांगा। ग्रीस ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बुल्गारिया ने कहा, हम नहीं मानते। नाराज ग्रीस के प्रेसिडेंट थियोड्रोस पेंगालोज ने बुल्गारिया पर हमले का आदेश दे दिया। ग्रीक सैनिकों ने बुल्गारिया के कई गांवों पर कब्जा भी कर लिया। तब बुल्गारिया लीग ऑफ नेशंस के पास पहुंचा। संस्था ने युद्ध विराम का आदेश दिया, साथ ही साथ ग्रीस को मुआवजा चुकाने के लिए भी कहा। जब तक झगड़ा रुका तब तक 55 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ग्रीस को लगभग 30 लाख रुपए चुकाने पड़े। ये उसका अपमान था। कुछ समय बाद सेना ने थियोड्रोस को भी गद्दी से उतार दिया। इस झगड़े को इतिहास में द वॉर ऑफ द स्ट्रे डॉग के नाम से जाना जाता है। 1828 में मैक्सिको सिटी में भी एक दंगा हुआ। इसमें एक पेस्ट्री की दुकान को भी लूट लिया गया। ये दुकान एक फ्रेंच व्यक्ति की थी। उसने पहले मेक्सिको सरकार से मुआवजा मांगा। मेक्सिको ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर उसने फ्रेंच सरकार से मदद मांगी। इस मांग पर 1 दशक बाद सुनवाई हुई। फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने मेक्सिको से 6 लाख पेसो चुकाने के लिए कहा। मेक्सिको ने इससे मना कर दिया। तब फ्रांस ने अक्टूबर 1838 में मेक्सिको के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। लड़ाई मार्च 1839 में खत्म हुई, जब ब्रिटेन की मध्यस्थता में समझौता कराया गया। मेक्सिको को जुर्माने की रकम अदा करनी पड़ी। इसमें से बड़ा हिस्सा पेस्ट्री शॉप के मालिक को देना पड़ा। इसके अलावा 1859 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक सुअर की हत्या को लेकर तनातनी बन गई थी। कहानियां और भी हैं, उनकी चर्चा फिर कभी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। दिवाली की हार्दिक बधाइयों के साथ विदा लेती हूँ। प्यार बांचिए, आबाद रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।